मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ का तुलनात्मक अध्ययन का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रकार से राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। 19 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने राष्ट्र संघ की समाप्ति की घोषणा करते हुए उसकी संपत्ति आदि को संयुक्त राष्ट्र को हस्तांतरित कर दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक नवीन भेष में राष्ट्र संघ ही है। राष्ट्र संघ के समान उसका प्रधान उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना है। दोनों के प्रधान अंग लगभग समान ही हैं। दोनों ही सच्चे अर्थों में विश्व सरकार तो क्या, संभवतः विश्व संघ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था और संयुक्त राष्ट्र में अनेक वर्षों तक साम्यवादी चीन का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। दोनों में से किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त नहीं हुई। शूमा के शब्दों में, राष्ट्र संघ की ही भांति संयुक्त राष्ट्र केवल सत्ताधारी राज्यों के द्वारा तथा उनके विषय में ही कार्यवाही कर सकता है। उसके किसी भी अंग को न तो व्यक्तियों के विषय में किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है और न ही किसी प्रकार के कर लगाने, व्यापार की व्यवस्था करने अथवा स्वतंत्र सेनाएं रखने का ही अधिकार है। और इसी प्रकार प्रोफेसर क्लाइड ईगल्स ने भी कहा कि संघ के किसी अंग को व्यवस्थापिका शक्ति प्राप्त नहीं है तथा कोई ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो किसी सदस्य राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध उस पर बाध्य हो। कुछ दिशाओं में संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ से भी दुर्बल बताया जाता है। राष्ट्र संघ संविदा में वर्णित सदस्यों के उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और निश्चित थे। उदाहरण के रूप में यह देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को किसी खतरे या उसके उल्लंघन या आक्रमण की दशा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तब तक कोई कार्रवाई करने को बाध्य नहीं जब तक सुरक्षा परिषद इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश न दे। परंतु राष्ट्र संघ संविदा के 16वें अनुच्छेद के अनुसार सदस्य राज्यों को ऐसी परिस्थितियों में तुरंत ही संविदा का उल्लंघन करने वाले सदस्य राज्य के विरुद्ध आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार घरेलू अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि राष्ट्र संघ की परिषद को स्वयं इस बात का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त था कि यदि कोई मामला किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में कोई मौलिक अंतर नहीं। इस विचारधारा के अनुसार राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र का सृजन केवल इसलिए किया गया था कि राष्ट्र संघ पर असफलता का कलंक लग गया था और सोवियत संघ रूस उससे अपने निष्कासन के कारण एक नवीन संगठन की रचना चाहता था। परंतु वास्तव में अनेक समानताओं के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ की विभिन्नताएं इतनी व्यापक और महत्वपूर्ण हैं कि संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ का द्वितीय संस्करण अथवा प्रतिलिपि कहना सर्वथा
अनुचित भी होगा और अनुचित है भी। अनेक दुर्बलताओं के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रगति का सूचक है। जैसा कि गुडरिच तथा हम्ब्रो का मत है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समस्या के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण न भी माना जाए, तब भी इसे निश्चयात्मक रूप से विकास की प्रक्रिया की ऐसी अवस्था तो माना ही जा सकता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिवर्तनशील विश्व समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने के लिए विकसित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ की विभिन्नताएं उसकी शब्दावली में भी झलकनी प्रारंभ हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र शब्द ही राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक सावयविक वैश्विक संगठन की स्थिति को व्यक्त करता है तथा चार्टर की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द से भी इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है, जिसमें ये लिखा गया कि हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग, कहने का मतलब जितने लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं 193 लोग, अगर 51 थे तो 51 लोग, इसकी अधिक हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग इसकी अधिक प्रजातांत्रिक और लोकप्रिय प्रकृति की ओर इंगित करते हैं। दूसरा, इन दोनों संगठनों ने विभिन्न परिस्थितियों को में जन्म लिया था। राष्ट्र संघ के समान संयुक्त राष्ट्र का चार्टर शांति संधियों का अंग नहीं था और उसे एक बदनाम मां की असम्मानित पुत्री नहीं कहा जा सकता। तीसरा यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र एक अधिक व्यापक संगठन है। राष्ट्र संघ की यूरोपीय राज्यों का संघ, विजेताओं की गोष्ठा आदि कहकर आलोचना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र को इस प्रकार की आलोचनाओं का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। जहां सन 1919 के पराजित राष्ट्र राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए उत्साहहीन थे, वहां सन 1945 के पराजित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने के लिए उत्सुक रहे हैं। जहां राष्ट्र संघ में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों की संख्या नगण्य थी, वहीं संयुक्त राष्ट्र में उनका बहुमत है। चौथे, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में अधिक व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र न केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा को अपना लक्ष्य मानता है, वरन विश्व के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी प्रयत्नशील है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र का संगठन अधिक सुदृढ़ है। उसके प्रधान अंगों की न केवल संख्या ही अधिक है। राष्ट्र संघ के 3 प्रधान अंग थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंग हैं, वरन वे अधिक सुसंगठित भी हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद के मध्य कार्यों का विभाजन भी अधिक स्पष्ट और निश्चित है। उसके अधिवेशन भी अधिक शीघ्र और दीर्घतर होते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट समितियां भी संख्या की दृष्टि से अधिक और संगठन और कार्यों की दृष्टि से श्रेष्ठतर है। छठे, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया भी अधिक सरल और उदार है। महासभा में सर्वसम्मति के स्थान पर 2/3 बहुमत के नियम को अपनाया गया है और सुरक्षा परिषद में केवल 5 ही राज्य को निषेधाधिकार प्राप्त है। सातवें, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को स्पष्ट रूप से आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आठवां, संयुक्त राष्ट्र को न्यास
पद्धति राष्ट्र संघ के मैंडेटों व्यवस्था से श्रेष्ठतर है। नवा राष्ट्र संघ का चार्टर शांति रक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों के संगठन की अनुमति देता है। अतः राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से कहीं अधिक शक्तिशाली है, उसका सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कहीं अधिक सुदृढ़ है। एल डोलीवेट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में राष्ट्र संघ से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसकी शक्ति में मानव जात की आशा छिपी है। क्लाइड ईगल्स्टन के शब्दों में, यद्यपि दोनों पद्धतियों के ढांचे और सामान्य रूप से एक सादृश्यता है, परंतु मौलिक विभिन्नताएं जब उनको जोड़ा जाता है यह स्पष्ट कर देती हैं कि संयुक्त राष्ट्र विचारधारा की प्रगति की दृश्य राष्ट्र संघ से पूर्णतया भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के संगठन कार्यों और उसकी सामूहिक सुरक्षा और कार्यों के अध्ययन में भी भिन्नता सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ का तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में करने का हमने संक्षेप में प्रयास किया। अतः इस वीडियो के साथ अब यहीं तक। अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।